नमस्कार, डीजियाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद तिवारी। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो। डॉक्टर साधो को कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने इंदौर नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन समिति का संयोजक बनाया है। आप दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के मंत्रिमंडल में मंत्री रही हैं और राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं। इन दिनों आप कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव भी हैं। इंदौर, जो कि कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा का प्रश्न है नगरीय निकाय के इस चुनाव में, वहां पर उम्मीदवार चयन की बागडोर डॉक्टर साधो के कंधे पर है। उन्हें चयन समिति का संयोजक बनाया गया है। डॉक्टर साधो, आपका डीजियाना न्यूज से चर्चा में स्वागत है। हम आपसे बहुत से मुद्दों पर बात करेंगे। इंदौर नगर निगम के चुनाव, मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन की स्थिति, मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति, आगामी विधानसभा सत्र और नगरीय निकाय के चुनाव, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम आपसे बात करेंगे। आपका डीजियाना न्यूज से चर्चा में स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साधो, इंदौर में पिछले 4 चुनाव से कांग्रेस चुनाव हार रही है, नगरीय निकाय का चुनाव। अंतिम बार 1996 में यहाँ कांग्रेस चुनाव जीती थी, तब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इनडायरेक्ट पैटर्न से चुनाव हुए थे और मधुकर वर्मा इंदौर के महापौर बने थे और इंदौर में नगर निगम की परिषद बनी थी। उसके बाद 20 साल हो गए इंदौर में नगर निगम से कांग्रेस को सत्ता में से बाहर हुए। भयंकर गुटबाजी है यहाँ पर। हर नेता चाहता है कि उसके समर्थक को टिकट मिल जाए और बड़े नेताओं की ज्यादा रुचि अपने समर्थकों को उपकृत करने में रहती है। तो क्या रणनीति रहेगी, कैसे तालमेल स्थापित करेंगे आप, क्या रणनीति रहेगी आपकी इंदौर को लेकर? बिल्कुल, आपने सही कहा कि इंदौर हमारे लिए बड़ा प्रेस्टिजियस शहर है, क्योंकि मध्य प्रदेश की इंदौर इकोनॉमिक आर्थिक राजधानी है और हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्थान है। आपने सही कहा कि पिछले 4 चुनावों से इंदौर नगर निगम कांग्रेस का नहीं रहा और हम सबको इसका अफसोस है। और आपने एक बात ये भी कही कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सूबों में रहकर ये मेरा ये तेरा करके टिकट का वितरण हमेशा होता रहा है। लेकिन आपने ये भी देखा कि पिछले कुछ महीनों पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में जो एक तरह से गंदा तांडव हुआ, मध्य प्रदेश के इतिहास में एक बहुत ही घिनौनी हरकतें सौदेबाजी के रूप में हुई। प्रजातंत्र का गला घोटा गया, संविधानिक हत्या की। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारा संविधान बनाया था, जिसमें कि हमें ये हमारा संविधान पूरे विश्व के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संविधान था जी। इसको कहीं ना कहीं इसका गला घोटकर जो सत्ता हथियाई है सौदागरों ने, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सत्ता 2018 में जो बनी थी, उसको गिराकर इन्होंने सत्ता हथियाई है। वो हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा। और वो कांग्रेस अब नहीं रही कि जो जेबों से आती थी और टिकट वितरण होता था। इस बार माहौल बिल्कुल बदला है। अब सबसे पहले प्राथमिकता हमारी ये रहेगी विनेबिलिटी, कि विनिंग कैंडिडेट कौन है, चाहे वो कोई भी हो, किसी से भी जुड़ा हो, लेकिन विनेबिलिटी मस्ट है। और जीतने वाला कैंडिडेट कौन रहेगा, इसको हमारा नेतृत्व आदरणीय हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय कमलनाथ जी इसको प्राथमिकता देंगे और इसी के आधार पर उस व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। डॉक्टर साधो ने बताया कि क्या रहेगा प्रत्याशी चयन का आधार, इसकी एक प्रारंभिक पृष्ठभूमि बताई, तो इस पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर चलिए, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इंदौर में पार्टी के नेताओं के बीच में सामंजस्य स्थापित कर लेंगे। आपको प्रदेश नेतृत्व ने इसीलिए इंदौर में भूमिका दी है क्योंकि इंदौर में उसे एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो सारे नेताओं से सामंजस्य स्थापित कर ले। डॉक्टर साधो, क्या आधार रहेगा इंदौर में, जैसा आपने शॉर्ट में बताया, लेकिन क्या व्यापक आधार क्या रहेगा प्रत्याशी चयन का इंदौर में, खासकर पार्षदों के मामले में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि चुनाव जीतने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यही होती है कि कैंडिडेट अच्छा हो, जीतने वाला हो। और आदरणीय कमलनाथ जी इस बात को देख रहे हैं कि सर्वे के आधार पर सर्वे किया जाएगा और वहाँ से जो फीडबैक मिलेगा, उस पार्षद के वार्ड से जो लोग कहेंगे, जो फीडबैक आएगा कि कौन सा प्रत्याशी जीतने वाला है। इसके साथ ही साथ जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे युवा नेतृत्व हैं, उनके माध्यम से भी बैठकर सामूहिक सहमति बनाकर और वहाँ सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर
जीतने वाले कैंडिडेट के ऊपर ट्रस्ट किया जाएगा और उसको ही मैदान में उतारकर मतलब कहीं ना कहीं आपका एक मुद्दा तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सर्वे इन चुनावों में भी प्रत्याशी चयन का एक आधार रहेगा। जी। क्या कांग्रेस ने इंदौर में संजय शुक्ला को महापौर पद का उम्मीदवार के रूप में चयनित कर लिया है? अभी तो सिर्फ चर्चाएं हैं। देखिए, चुनाव आते हैं तो चर्चाओं का दौर चालू होता है और चर्चाओं में बहुत सारे नाम निकल के आते हैं और अभी हम लोग की पहली मीटिंग है, उसमें हम लोग जा रहे हैं। उसमें क्या निकल के आएगा और ये लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी। अभी तो चुनाव घोषित भी नहीं हुए और ये प्रक्रिया हमेशा लगातार चलती रहेगी और इसमें से जो भी अच्छा नेतृत्व उभर के आएगा उसके ऊपर। आपके साथ कमलनाथ सरकार में रहे जीतू पटवारी कह रहे हैं कि 90% टिकट तय हो गया है, संजय शुक्ला ही उम्मीदवार होंगे। विधायक विशाल पटेल कह रहे हैं कि संजय शुक्ला ही उम्मीदवार होंगे। संजय शुक्ला ने शंखनाद कर दिया है अपने चुनाव अभियान का। तो मतलब बड़ी विचित्र स्थिति मानी जा रही है कि अभी कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने जो कमेटी बनाई है उसकी पहली बैठक नहीं हुई है और उसके पहले ही महापौर पद के लिए जो है संजय शुक्ला ने अपनी दावेदारी तो हर व्यक्ति की रहती है, लेकिन उन्होंने तो तैयारियां शुरू कर दी है। संजय शुक्ला भी यहाँ से विधायक है, जीतू पटवारी जी भी विधायक है, विशाल पटेल जी भी विधायक है। सब अपने अपने दमखम से जीत कर आए हैं और मैं समझती हूँ कि अगर संजय शुक्ला के बारे में जैसे आप कर रहे हैं तो हर विधायक अपने अपने एरिया में तैयारी कर रहा है और सभी यही सोच में है कि किसी न किसी तरह से हमारा ये नगर निगम कांग्रेस के पक्ष में जाए, नगर निगम यहाँ से जीते और उसी हिसाब से सब लोग तैयारी कर रहे हैं। और जहाँ तक अभी मीटिंग का सवाल है उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या निकल के आता है और अच्छी बात है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उम्मीदवारी बता रहे हैं और अपने अपने विचार भी रख रहे हैं। एक बहुत अच्छा बात है ये। तो डॉक्टर साधु, उपचुनाव में भले ही कांग्रेस हारी हो, लेकिन नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और इंदौर का जो सीन हमारे सामने आ रहा है अभी प्रारंभिक स्थिति में, उसमें एक एक वार्ड से 7-7, 8-8, 10-10 लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल काम है इनमें से जीतने वाले उम्मीदवार का चयन। तो आखिर क्या पार्टी ने कोई गाइडलाइन इसके लिए थी? जैसे आपने ये तो बताया कि जो जिसमें जीत की सबसे ज्यादा संभावनाएं होंगी, जिसके नाम को पार्टी के नेता आगे बढ़ाएंगे, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में एक माहौल होगा, उसे मौका देंगे। लेकिन ये मतलब बहुत क्या कोई प्रदेश नेतृत्व ने पार्षद पद के उम्मीदवार के चयन के लिए कोई गाइडलाइन भी मुकर्रर की है, कुछ तय किया है? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि सर्वे के आधार पर और उस वार्ड के जो हमारे प्रतिष्ठित जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो नेतागण हैं, सामूहिक रूप से जो नाम उभर के आएगा उसी को उम्मीदवार बनाकर उसी के ऊपर हम लोग ट्रस्ट करेंगे। और मैं समझती हूँ कि ये जो प्रभारी सह प्रभारी बनाए गए हैं, जो हमारे संगठन के जो पदाधिकारी ऑल इंडिया लेवल से भी आएंगे, सभी सामूहिक रूप से बैठ के, अभी तो शुरुआत है, सभी बैठ के और निर्णय एक पक्षी करके और उस व्यक्ति को मैदान में उतारा जाएगा। मैडम, एक इंदौर को लेकर हमने एक और बात हमेशा देखी, पिछले 2-3 चुनाव का अनुभव हमारा रहा है कि खूब कवायद होती है, एक्सरसाइज होती है, वरिष्ठ नेता आते हैं, कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हैं, पैनल बनता है और मतलब मैं नगरीय निकाय के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संगठन चुनाव की बात कर रहा हूँ। लेकिन बाद में ये होता है कि सारी कवायद धरी रह जाती है और भोपाल में बैठे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेता जिसके नाम पर स्वीकृति की मोहर लगा देते हैं, वो टिकट लाने में कामयाब हो जाता है। तो क्या ऐसा माने कि इस बार क्योंकि पार्टी ने आप जैसे वरिष्ठ नेता को यहाँ का प्रभारी बनाया है, तो यहाँ जो मैदानी हकीकत होगी वही टिकट का आधार बनेगी? देखिए, उपचुनाव विधानसभा के जो हुए थे उनके रिजल्ट जरूर कुछ हम लोग के समझ से बाहर आए हैं, लेकिन उस वक्त भी क्योंकि मैं भी उसका एक पार्ट थी और मुझे भी एक विधानसभा की जवाबदारी दी गई थी, उस वक्त भी सर्वे के आधार पर और लोगों के आम सहमति के आधार पर ही कैंडिडेट उतारे गए थे। बाद में जो भी हुआ आप सब जानते हैं कि किस तरह से पैसा एकदम बहाया गया है और कई हमारे कैंडिडेट उसमें हार गए हैं। लेकिन जब उम्मीदवार मैदान में उतारे थे उपचुनाव के अंदर भी, तो सामूहिक निर्णय लेकर सामूहिक रूप से उस टाइम उतारे थे। यही प्रक्रिया हम लोग नगरीय निकाय के चुनाव में भी लेने वाले हैं कि सामूहिक निर्णय लेकर जो विनेबिलिटी है, मैंने पहले ही कहा, बार बार कह रही हूँ कि जो विनिंग कैंडिडेट होगा, चाहे वो किसी से भी जुड़ा हो,
किसी भी क्योंकि नेता से ताल्लुक रखता जो हो। ग्रुप की बात है वो तो खत्म ही एक तरह से हो गई है, जिस तरह से नाटक हुई पिछले जी। महीनों में, तो वो तो एक तरफ से जो जेबों की राजनीति चलती थी वो तो एक तरफ से खत्म ही होने जा रही है। कांग्रेस में वही लोग बचे हैं जो कांग्रेस के निष्ठावान हैं और जो कांग्रेस के प्रति वफादारी रखते हैं, जो कांग्रेस हमारी माँ है उसको मान्य करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इन परिस्थितियों में हर व्यक्ति ये चाहता है कि कांग्रेस की नगर निगम बनना है और ये सामूहिक जवाबदारी सब लोग निर्णय लेंगे, करेंगे। और इसीलिए हम लोग की कमेटियां बनाई हैं और हम लोग भी इसी उद्देश्य को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और एक सामूहिक जवाबदारी वहन करते हुए लोगों के बीच में ही कहेंगे कि भाई इसका निर्वहन करना है और एक नाम ऐसा निकालो जो आपका सबका एक का हो। अब ये किसी के जेब की राजनीति नहीं हम लोग को करना है, सामूहिक निर्णय लेना है। यानी आपकी बात को माना जाए तो कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो लोगों के अपने वार्ड के लोगों के सुख दुख में साथी रहता है, उनकी समस्याओं के लिए मैदानी लड़ाई लड़ता है, कांग्रेस संगठन के जो आंदोलन प्रदर्शन होते हैं उसमें भागीदार रहता है, उसके दावे को कतई अनदेखा नहीं किया बिल्कुल जाए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल। एक मुद्दा और है, जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं वो ये मानते हैं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरा एकाधिकार है, जो मैं कह दूं वही होना चाहिए। और जो उम्मीदवार विधानसभा का चुनाव हारे वो भी अपने आप को विधायक मानते हैं संगठन से जुड़े मामलों में उस क्षेत्र में, और वो भी चाहते हैं कि मेरी मर्जी के मुताबिक निर्णय हो। तो विधायकों और विधानसभा चुनाव में हारे हुए उम्मीदवारों की क्या भूमिका रहना है इस नगर निगम चुनाव में? देखिए, जो विधायक जीत के विधायक बने हुए हैं, जो विधायक हैं, उनकी भी महती जवाबदारी ये है कि क्योंकि अगला चुनाव उनको भी लड़ना है। तो मैं समझती हूँ कि उनको बिना किसी हिचक के उनको भी ये देखना चाहिए कि उनके एरिया में कौन व्यक्ति जीतने वाला कैंडिडेट है, क्योंकि उनको अगला इलेक्शन लड़ना है। तो उसको वो कैसे उस स्वरूप को बदले कि विनिंग कैंडिडेट हो, तो मैं समझती हूँ कि उसको भी फायदा ही होगा। और जहाँ तक हारे हुए प्रत्याशी की आप बात की है, तो कहीं ना कहीं किसी ने, मैंने कहा ना, सामूहिक जवाबदारी उनका भी व्यू लिया जाएगा, सर्वे का भी आधार लिया जाएगा और वहाँ के जो हमारे प्रतिष्ठित कांग्रेस के नेता हैं उनको, जैसे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष है या जिले में जिनका संगठन में उस वार्ड के प्रतिनिधि हैं, तो सबका सामूहिक उनसे व्यू लेते हुए और निर्णय लिया जाएगा कि भाई एक कैंडिडेट ऐसा हो जो सबको स्वीकार्य हो। तो ऐसे व्यक्तियों को निकालेंगे और उसकी स्वीकार्यता क्षेत्र के अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि जीतना भी बहुत जरूरी है। तो सबको स्वीकार हो, क्षेत्र को भी स्वीकार हो, ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारेंगे। देखा आपने कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में युवा नेतृत्व को आगे ला रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष 52-53 साल की उम्र के हैं। उनके यहाँ संगठन में जिन लोगों को अभी तक उन्होंने शामिल किया, काम की जिम्मेदारी सौंपी है, वो भी एक मतलब नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पिछले दिनों इंदौर में सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इंदौर नगर निगम के चुनाव में पार्षद पद के जो टिकट है 80% टिकट हम युवाओं को देंगे। आपका क्या मानना है? बिल्कुल ऐसा ही है कि हम लोग भी जब राजनीति में आए थे तो मैं तो कॉलेज से पास हुई थी और मैं एमएलए हुई थी। ये सही है कि युवाओं को नेतृत्व अगर नहीं देंगे तो सेकंड लाइन कैसे डेवलप होगी। सेकंड जनरेशन को आना चाहिए और सेकंड लाइन डेवलप होना चाहिए, क्योंकि अनुभव जी और युवा, उनका दोनों का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो चीजें, दोनों का तालमेल तालमेल अगर होता है तो चीजें ठीक होती है और व्यवस्थाएं सुधरने में बहुत आसानी होती है। तो ये होना चाहिए, नहीं तो सेकंड लाइन डेवलप कैसी होगी, नई जनरेशन कैसे आएगी। ये तो बात थी कि पार्षद के उम्मीदवार का चयन कांग्रेस कैसे करेगी, क्या प्राथमिकताएं उस मामले में रहेगी। इंदौर का महापौर, क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि इंदौर में उसका महापौर हो। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि 20 साल से कांग्रेस यहाँ सत्ता से बाहर। जी। कमलनाथ जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नगरीय निकाय के चुनाव का सिस्टम चेंज किया था जी। और पार्षदों के माध्यम से महापौर चुनने की व्यवस्था लागू की थी, या पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष चुनने की व्यवस्था लागू की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस व्यवस्था में फिर बदलाव कर दिया है और अब महापौर का चुनाव डायरेक्ट होगा। तो इंदौर में महापौर पद के प्रत्याशी का चयन भी एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के लिए, और प्रदेश नेतृत्व का चूंकि प्रतिनिधित्व तो आप कर रही हैं, इसलिए आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती है। तो क्या नजरिया रहेगा महापौर पद के प्रत्याशी के चयन को लेकर आपको? क्योंकि इंदौर का महापौर मतलब इंदौर में, मतलब इंदौर की सरकार, शहर की सरकार, एक बड़ी सबकी नजर रहती है और हर राजनीतिक पार्टी का ये एक वो उद्देश्य, लक्ष्य रहता है कि इंदौर में हमारा महापौर बने। तो क्या महापौर पद को लेकर आपकी क्या रणनीति है? बिल्कुल आपने सही कहा कि इंदौर का महापौर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कहा जाए तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट एक तरह से ये है, और इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए इंदौर शहर इटसेल्फ बहुत महत्वपूर्ण है।
महापौर का चयन भी जिस तरह से पार्षदों की प्रक्रिया होगी उसी आधार पर महापौर का चयन भी होगा, क्योंकि यहाँ देखा गया है कि जैसे आपने बताया कि 20 साल से बिल्कुल हमारा महापौर नहीं है, भाजपा का महापौर यहाँ है। उन परिस्थितियों में हम सबको सामूहिक जवाबदारी और सामूहिक निर्णय लेना होगा कि हम अपने जो अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको कहीं ना कहीं एक तरफ रख कर और हम लोग जाए कि भाई इंदौर का महापौर हमारी कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए, और अगर ये रूप में लेकर हम लोग सामूहिक निर्णय लेते हैं तो मैं समझती हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं कि इंदौर के अंदर हम महापौर और अपनी परिषद यहाँ पर बिठा पाए। और जैसे पार्षद का मैंने कहा था कि पार्षद के चयन में जो आदरणीय कमलनाथ जी ने जो कहा है और जो करेंगे उसी आधार पर महापौर का भी जो सर्वे के आधार पर और सबकी सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए जिसमें जीत की संभावना सबसे ज्यादा हो उसी को वही इंदौर से कांग्रेस का महापौर पद का बिल्कुल उम्मीदवार बिल्कुल। दो बातें आपके भी ध्यान में होंगी कि इंदौर में दो मौके ऐसे आए 1996 में, उसके बाद दो नगर निगम के चुनाव कांग्रेस को बिना सिंबल के लड़ना पड़ा था, फ्री फॉर ऑल कर दिया गया था। एक चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी, नगरीय सरकार बनी, और दूसरे चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के महापौर बन गए, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। समय ही नहीं, अंतिम समय जिस दिन विड्रॉल था हमने देखा तब तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई थी और इसीलिए फ्री फॉर ऑल कर दिया गया। कब तक चयन हो जाएगा महापौर पद के उम्मीदवार का या पार्षद पद के जो अलग अलग वार्ड के उम्मीदवार हैं, क्योंकि 85 वार्ड इंदौर में, 85 वार्ड के उम्मीदवारों का चयन कोई छोटा मोटा काम नहीं। हर नेता का अपना इंटरेस्ट है, नेता चाहता है कि उसके समर्थक को टिकट मिले, पट्टावाद इसमें भी हावी रहता है। तो आखिर इस पूरी प्रक्रिया को आप कब तक अंतिम रूप दे देंगे, क्योंकि अब नगरीय निकाय चुनाव में ज्यादा समय बचता नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इसलिए हम लोग की प्रक्रिया शीघ्र चालू हो गई और आज से हम लोग मीटिंगें स्टार्ट कर दी हैं। और कोशिश और प्रयास ये है कि अभी तो नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन हमारे प्रयास यही रहेंगे कि शीघ्र हम लोग इसको डिक्लेयर करें, जल्दी तैयारी करें, ताकि वक्त आने पर इस व्यक्ति को समय मिल पाए और अपना वो चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर सकता है। आदरणीय कमलनाथ जी का भी यही सोच है कि जल्दी से जल्दी आप लोग पूरे निर्णय लेके और ये कोशिश करें कि जल्दी हो जाए। चलिए कांग्रेस संगठन को लेकर कुछ बात करते हैं। कांग्रेस के केंद्रीय संगठन को लेकर क्या स्थिति, वो हमसे किसी से छिपी नहीं है। नेतृत्व में बदलाव की बात चल रही है, कल भी एक बड़ी बैठक थी, उसका कुछ नतीजा निकलता दिख रहा है जल्दी, ऐसा लग रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भी कमलनाथ रहे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी कमलनाथ रहे और नेता प्रतिपक्ष भी अभी कमलनाथ है। सुगबुगाहट है कि विधानसभा के इस सत्र के पहले नेता प्रतिपक्ष के रूप में कोई नया चेहरा देखने को मिल सकता है। आपका भी नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए पार्टी के एक बड़े वर्ग द्वारा सामने लाया गया। क्या मानती हैं आप, आखिर मतलब ऐसा क्यों है कि पार्टी में सारा, चाहे मुख्यमंत्री का मामला है, प्रदेश अध्यक्ष का मामला है, नेता प्रतिपक्ष का मामला है, किसी दूसरे नेता को क्यों मौका नहीं मिल पा रहा है? देखिए, पिछले दिनों जो कुछ इस प्रदेश के अंदर हुआ आप सब हमने देखा है। कमलनाथ जी का नेतृत्व हम सबको स्वीकार्य है और जिस तरह से उनका 40 साल का अनुभव है और हर उसमें वो अच्छे प्रशासनिक व्यक्ति रहे हैं, अच्छे पॉलिटिशियन रहे हैं, तो इस आधार पर मध्य प्रदेश में जो नेतृत्व वो कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि सबको एकजुट लेकर जो बातें आ रही हैं वो कर रहे हैं, तो उनसे बेहतर नेतृत्व इस प्रदेश को नहीं मिल सकता है। और जहाँ तक मेरा अपना सोच है, आप जरूर कह रहे हैं मैं बड़ी हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस की बहुत एक आदरणीय सी कार्यकर्ता हूँ और उसी आधार पे मुझे जो भी जवाबदारी जिम्मेदारी देते हैं उसका 100% मैं देने की प्रयास और कोशिश करती हूँ। लेकिन कमलनाथ जी की जहाँ तक बात हम करें तो सर्वमान्य स्वीकार्य है आदरणीय कमलनाथ जी और अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं और मैं समझती कि उनके नेतृत्व में हम प्रदेश में काफ़ी अच्छा काम कर पाएंगे। कब तक हो जाएगा नेता प्रतिपक्ष का फैसला? चलिए, कमलनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी बहुत है। अभी छिंदवाड़ा में उन्होंने कहा कि 40 साल हो गए मुझे सक्रिय राजनीति में और मैं विश्राम चाहता हूँ, ऐसी बात कही। फिर बाद में उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा की जनता फैसला करेगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को लेकर काफी दिनों से हुआ नहीं, मैं आपको रोकूंगी। विश्राम की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्र की जनता चाहेगी तो मैं राजनीति में रहूंगा, नहीं तो बाहर हो जाऊंगा। विश्राम करने का तो मेरे ख्याल से उन्होंने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये बात नहीं आई, क्योंकि जो हम उनमें देखते थे हमसे ज़्यादा उनमें क्षमता है काम करने की और जिस तरह से वो काम करते हैं, जितना काम करते हैं हम लोगों से ज़्यादा है। और मैं समझती हूँ कि चलिए आपकी बात मानते हैं कि कमलनाथ जी बहुत अभी भी
72 साल के युवा हैं, उनमें काम करने की बहुत कैपेसिटी है जी, जी। सब है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिन दोहरी तेरी जिम्मेदारियों में वो आ जाते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस संगठन भी अहमद पटेल के आकस्मिक अवसान के बाद जो स्थितियां बन रही है उसमें कमलनाथ दिल्ली में भी समन्वयक की भूमिका निभा सकते हैं। तो मेरा मुद्दा तो ये था कि आखिर क्या विधानसभा सत्र के पहले नेता प्रतिपक्ष का फैसला हो जाएगा, ऐसा लग रहा है? देखिए, ये सब निर्णय हाईकमान के होते हैं, वरिष्ठ हमारे नेताओं के होते हैं। मेरा इसमें कुछ कहना अतिशयोक्ति होगी। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही मध्य प्रदेश में और नगरीय निकाय के चुनाव सामने हैं, पंचायतों के चुनाव होना है और कांग्रेस ने तैयारी भी शुरू कर दी। ऐसे कौन से मुद्दे हैं कि जिनको आपको लगता है कि हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे तो जनता हमें प्रतिसाद देगी कि 15 महीने के कमलनाथ के मुख्यमंत्री काल में कांग्रेस ने प्रदेश के लिए ये काम किए हैं, जिसके आधार पर नगरीय निकाय में जो है कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए? देखिए, 15 साल के कुशासन, आदरणीय हमारे शिवराज मामा के कुशासन से जो जनता त्रस्त थी, और 2018 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की जो सरकार बनाई थी, और जिस तेजी से हम लोग 15 महीने में जो काम किए, चाहे वो कोई भी काम, क्योंकि 15 महीने में तो हर आदमी, 15 साल में हर आदमी परेशान हो रहा था, चाहे किसान हो, चाहे हमारे व्यापारी हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, हर तरफ से कोई कभी न कभी परेशानी में आ रहे थे। 15 महीने के कार्यकाल में आदरणीय कमलनाथ जी ने जो किया, वो कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है कि जो खुश नहीं था। चाहे वो व्यापारी ले लो, चाहे किसान ले लो, चाहे छोटा हमारा मध्यम वर्गीय आदमी ले लो, हर आदमी कहीं ना कहीं उसको लाभ मिल रहा था 15 महीने की सरकार में। और जो काम हो रहे थे उसको ही देखते हुए भाजपा वालों ने सोचा कि अगर ये सरकार 5 साल टिक गई तो भाजपा का नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। इसी कारण, एक कारण ये भी था सरकार गिराने का। इंदौर को लेकर आपसे बहुत सारी बातें हुई। अभी जब उपचुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश में सबकी निगाहें डबरा सीट पर थी। बड़ी महत्वपूर्ण सीट थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे कि मेरे परिवार का सदस्य चुनाव लड़ रहा है, इमरती देवी को लेकर उन्होंने कहा। शिवराज सिंह चौहान वहां कई बार गए, कई सभाएं ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां पर कई सभाएं ली। आप वहां पर कांग्रेस की प्रभारी थी, क्या रहा वहां पे नतीजा पूरा? मतलब क्या आपने क्या रणनीति बताई? हम भी गए थे वहां पे तो वहां मालूम पड़ा। तो क्या रणनीति थी आपकी डबरा को लेकर कि डबरा में पूरी सरकार लगने के बावजूद, पूरी ताकत लगने के बावजूद आप जो है एक बिल्कुल नए चेहरे को वहां से चुनाव जिताने में सफल रही? क्या राज है इसका, बताएं। देखिए, हम लोग वहाँ पर हमारी जो टीम थी वो पोलिंग बूथ लेवल तक हम लोग चले गए थे, और वहाँ पर जो हमने फीडबैक लिया या जो हमने अपनी बातें लोगों के समझ में रखी, और सब लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, उसको एग्री किया कि हाँ, कमलनाथ जी की सरकार ने 15 महीने में बहुत अच्छे काम किए। हम बूथ लेवल तक पहुँच गए थे, और जो वहाँ शून्य की स्थिति थी उसको कहीं ना कहीं संगठन के माध्यम से संगठन को मजबूत हम लोगों ने किया। पोलिंग बूथ कमेटियाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, उनको बनाया, और संगठन की मजबूती वहाँ हम लोगों ने की। और इसमें हम लोग का वहाँ के जो नेता थे, वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, उनका हम लोग को बहुत सहयोग मिला, और सब ने मिलजुल कर एक ही उनका उद्देश्य था कि किसी न किसी तरह से ये सीट हमको डबरा की जितानी है। क्योंकि डबरा का आदमी, वहाँ पर जो वहाँ के कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, और जो वहाँ का मतदाता था, वो भली बात ही समझ रहा था कि किस तरह से वहाँ की जो मंत्री महोदया है, उन्होंने जो मैंडेट दिया था उनके पक्ष में, और करीब करीब 58,000 से उनको जिताया था, उस मैंडेट का उन्होंने अपमान किया था। ये वहाँ का मतदाता भली बात ही समझ रहा था। और हम लोगों ने तो सिर्फ प्रयास किए उनसे इंटरेक्शन करने के, उनसे बातचीत करने के, तो हमारे प्रयास सफल हुए, और वो सीट वाकई बहुत प्रेस्टिजियस सीट थी, और एक तरह से हॉट स्पॉट था वो पूरे प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का, और बहुत ही प्रेस्टिजियस सीट थी, और उसको जिताने में हम लोग कामयाब रहे। इससे वहाँ के मतदाता और वहाँ के जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा समर्थन था। एक आखिरी सवाल, जो इस शो के पहले जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये सवाल, हमारा ये सवाल, मतलब ये इंदौर के कुछ कांग्रेसियों का सवाल है, जो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु तक जरूर पहुंचाएं। उनका ये कहना था कि इंदौर में कांग्रेस के पार्षदों के जो टिकट रहते हैं, इसमें बड़े पैमाने पर लेन देन भी हो जाता है। ये बात भी कांग्रेस के नेताओं ने मुझ तक, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुझ तक पहुंचाई, और कहा कि ये सवाल आप डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु के सामने जरूर रखें, क्योंकि कांग्रेस के आम कार्यकर्ता का आपके प्रति कहीं ना कहीं विश्वास है, भरोसा है। प्रदेश कांग्रेस ने भी आपको बहुत सोच समझकर इंदौर की जिम्मेदारी सौंपी। तो ये जो लेन देन की बात इंदौर में पार्षदों के टिकट को लेकर चल पड़ती है, इस पे कैसे आप नियंत्रण पाएंगे? ऐसा नहीं होगा, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता को कैसे भरोसा आप दिला पाएंगे?
देखिए, जहाँ तक विजयलक्ष्मी का सवाल है, मेरा ये 5वां विधायक हूँ मैं। जी। और मेरे फादर भी 6 बार रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंट। हम लोग लगातार चले आ रहे हैं पापार में। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे फादर ने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी और आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण में भी उनकी भागीदारी रही। उस बाप की बेटी हूँ। और इतना लगातार हम लोग का करीब 50-52 साल का राजनीतिक में हम लोग सत्ता में रहे, पावर में रहे। जी। उस परिवार से वास्ता रखती हूँ मैं। और हमारे लिए पावर और ये सब कुछ मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है हमारी कांग्रेस, हमारी पार्टी, हमारी माँ। कांग्रेस को मैं अपना माँ समझती हूँ और माँ के लिए कितनी भी सेवा की जाए, देश के लिए कितनी भी सेवा की जाए, वो कम है। और मैंने जहाँ जहाँ भी मुझे जवाबदारी दी गई थी, चाहे केंद्रीय नेतृत्व ने, चाहे प्रदेश के नेतृत्व में, मैंने अपना 100% दिया। और मेरे साथ जितने भी लोग लगे हैं सभी बहुत अच्छे लोग हैं और कांग्रेस से अच्छे लोग हैं। ये सब चीज़ें आती है, मैं समझती हूँ कि ये कहीं ना कहीं कैसे आ जाती हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ऐसा अनुभव किया, इसलिए वो ये बात मैं इसको नहीं समझती हूँ। जिसको नहीं मिलता होगा शायद वो ये बोलता होगा। मैं नहीं समझती हूँ कि ये चीज़ें होती होंगी। ये थी डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि इंदौर नगर निगम के चुनाव में पार्टी उसी नेता को चुनाव मैदान में उतारेगी, चाहे वो पार्षद का मामला हो या महापौर का मामला हो, जिसमें जीत की सबसे ज्यादा संभावना हो, जिसने लोगों के लिए संघर्ष किया हो, जिसने लोगों के लिए उनके वार्ड की समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ी हो और जिसने कांग्रेस के आंदोलन प्रदर्शन में मोर्चा संभाला हो, उसे कांग्रेस मौका देने में पीछे नहीं हटेगी। पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं की भी राय लेगी और एक राय लेकर कोशिश ये रहेगी कि एक ऐसा उम्मीदवार सामने लाया जाए जिससे इंदौर नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा हो सके। डीजीएनआई न्यूज से चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीजीएनआई न्यूज पे खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डीजीएनआई न्यूज।